दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। आपके साथ मौजूद हूं एक ऐसे मुद्दे को लेकर जो पिछले 24 घंटे से पूरे हरियाणा और बल्कि पूरे देश के अंदर चर्चा का विषय है। चर्चा का विषय इसलिए कि मुद्दा जुड़ा हुआ है भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता भाजपा के हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष पंडित मोहनलाल बड़ौली के साथ में। मुद्दा इस प्रकार का है कि महिला अस्मत के साथ इसको जोड़ा गया है। मुद्दा यह है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पंडित मोहनलाल बड़ौली और उनके साथ में भारतीय जनता पार्टी के कभी नेता रहे, कभी मुख्यमंत्री निवास, मुख्यमंत्री कार्यालय में अपनी पकड़ रखने वाले सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी हैं, गायक भी हैं, सेलिब्रिटी भी हैं, रॉकी मित्तल, इन दोनों लोगों पर गैंगरेप की एफआईआर हुई है। सामूहिक दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज हुआ है हिमाचल प्रदेश के कसौली के अंदर, यानी कि हिमाचल की पहाड़ों की वादियां और वादियों के अंदर घिरा हुआ कसौली के अंदर एफआईआर दर्ज हुई है इन दोनों नेताओं के खिलाफ। मामला है जिसके अंदर एफआईआर हुई है वो लगभग 1.5 साल से भी ज्यादा पुराना। जुलाई 2023 का वो घटनाक्रम बताया गया है जिसको दर्ज किया गया 13 दिसंबर 2024 को, और 13 दिसंबर 2024 को दर्ज होने वाली एफआईआर 1 महीना 1 दिन बाद यानी कि 14 जनवरी 2025 को चर्चाओं में आई। ये सारी घटना के पीछे कोई साजिश है, कोई षड्यंत्र है। ये जो घटनाक्रम सारा चला ये कई इशारे करता है, कई तरफ इंगित करता है। अगर 1.5 साल से ज्यादा पुरानी घटना जिसके अंदर एफआईआर हुई सामूहिक दुष्कर्म की, गैंगरेप की, बड़ी परेशानियां होंगी पुलिस को उसके सारे सबूत इकट्ठा करने में। क्यों इतना लंबा समय इंतजार किया गया? क्यों नहीं साथ साथ एफआईआर दर्ज कराई गई? इस घटना के अंदर कौन कौन लोग शामिल हैं? आखिर क्यों ऐसा लगता है कि सारी घटना के पीछे कोई साजिश है, कोई षड्यंत्र है? आखिर क्यों ऐसा लगता है कि ये राजनीतिक स्टंट है, पॉलिटिकल एडवेंचर बनाया गया हो जिसको? अगर इसकी टाइमिंग देखें, जब वो एफआईआर दर्ज हुई उसकी टाइमिंग देखें और फिर जब इस एफआईआर को सार्वजनिक किया गया उसकी टाइमिंग देखें, फिर इसके अंदर जाने अनजाने जो किरदार जुड़ रहे हैं जिनके कहीं नाम चर्चाओं में हैं, अगर उस तरफ देखें तो फिर और बात बड़ी हो जाती है कि आखिर ऐसे समय पर एफआईआर होना जबकि राज्यसभा के, हरियाणा के राज्यसभा सदस्य के चुनाव के लिए कैंडिडेट घोषित होना था, और फिर उस समय इस एफआईआर को सार्वजनिक जब करना, जब हरियाणा के अंदर ही भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति होने का समय दोबारा चल रहा है, दिल्ली के अंदर विधानसभा चुनाव चल रहे हैं, इस मुद्दे को इतना बड़ा कर दिया गया कि वो ऑटोमेटिक चर्चाओं में आ जाए। अगर ये साजिश और षड्यंत्र है तो क्या इसके अंदर पॉलिटिकल लोग शामिल हैं या नॉन पॉलिटिकल लोग शामिल हैं? पॉलिटिकल लोग शामिल हैं तो उसके अंदर भारतीय जनता पार्टी के लोग भी क्या उसमें मिलीभगत है या विपक्षी दल इसको कर रहे हैं? ये बहुत सारे सवाल हैं और इस वीडियो के अंदर मैं प्रयास करूंगा कि आपको बारीकी से बताऊं कि आखिर सब कुछ क्या चला। इस घटना के यानी कि जो एफआईआर दर्ज हुई है, जिनको आरोपी बनाया गया है किरदार रॉकी मित्तल, मेरी उनसे टेलीफोनिक बातचीत भी हुई, वो भी बताऊंगा कि क्या बताया उन्होंने। घटना शुरू होती है जुलाई 2023, 7 जुलाई 2023। जो एफआईआर दर्ज हुई है कसौली थाने के अंदर हिमाचल प्रदेश में, उस एफआईआर में शिकायतकर्ता ने कहा है कि वो कसौली घूमने आई हुई थी अपने, जहां वो नौकरी करती हैं, जो उनका एम्प्लॉयर है, एम्प्लॉयर का नाम है अमित बिंदल, सोनीपत के रहने वाले हैं। अमित बिंदल पहला किरदार इस घटनाक्रम का मैं आपको बता रहा हूं। अब अमित बिंदल उनके एम्प्लॉयर हैं, जो लड़की ने शिकायत दर्ज कराई। मैं कहीं नहीं जाऊंगा कि उन लड़की का यानी कि शिकायतकर्ता का प्रोफाइल क्या है, वो कौन से पेशे में है, कौन से शहर से हैं, कौन से गांव से हैं, कौन से मोहल्ले से हैं, क्या करती हैं, इन सब पर नहीं बिना जाए हुए इतना जरूर है कि वो शिकायतकर्ता जो है उन्होंने कहा वो विवाहित हैं। और ये एफआईआर जो दर्ज की गई, बताया ये गया, जो एफआईआर के अंदर लिखा गया कि कथित रूप से वो कसौली में गई हुई थी अपने एम्प्लॉयर के साथ में, एक सहेली भी साथ थी शिकायतकर्ता की। और कोइंसिडेंट कह सकते हैं इसको कि मोहनलाल बड़ौली भी गए हुए थे
कसौली के अंदर ही 2 नाम दिए गए हैं। मैं आपको एक बात और जोड़ दूं कि ये 2 नहीं, वहां 4 लोग थे। पंडित मोहनलाल बड़ौली के साथ में रॉकी मित्तल भी थे और 2 लोग और भी थे, क्योंकि घटना की बात ऐसी है कि उसको जोड़ नहीं सकते, उसको सामने नहीं ला सकते। नाम सामने लाने की जब समय आएगा तो वो भी लाएंगे, लेकिन ये जरूर बता दूं कि मोहनलाल बड़ौली जी के साथ में 3 लोग थे, एक नहीं। मैंने तो बताया कोइंसिडेंट कह सकते हैं इसको, कि वो इधर तो शिकायतकर्ता जिसने एफआईआर दर्ज कराई गैंगरेप की, सामूहिक दुष्कर्म की, वो अपने एम्प्लॉयर के साथ जाती हैं, अमित बिंदल के साथ, जो सोनीपत के रहने वाले हैं। और उस दौरान यानी कि 7 जुलाई 2023 जब एफआईआर हुई है, उस समय मोहनलाल बड़ौली विधायक हैं, राई विधानसभा क्षेत्र के, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री हैं वो उस समय। और उस समय तक रॉकी मित्तल भी अधर में है, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ तो उनका टसल चल रहा है, लेकिन वो कांग्रेस में शामिल नहीं हुए। तब तक कांग्रेस में शामिल होते हैं वो हरियाणा विधानसभा के चुनाव से पहले, यानी कि अगस्त 2024 के अंदर। तो जुलाई 23 का जब घटना है, मैंने आपको बताया कि मोहनलाल बड़ौली के साथ में रॉकी मित्तल और 2 लोग और भी हैं। शिकायतकर्ता कहती हैं कि वो घूमने गई हुई थी रोड पर अपनी सहेली के साथ, वहीं पर ही उनको मोहनलाल बड़ौली मिले और रॉकी मित्तल मिले, दोनों ने अपना परिचय भी करवा लिया उनसे। शिकायत के हिसाब से कहती हैं कि दोनों ने उनसे परिचय कराया, बताया कि ये मोहनलाल बड़ौली हैं, नेता हैं, ये रॉकी मित्तल हैं, ये म्यूजिक एल्बम्स बनाया करते हैं, गायक हैं, सेलिब्रिटी हैं। शिकायतकर्ता कहती हैं कि रॉकी मित्तल ने तो उनको झांसा दिया, कहा कि आपको हीरोइन बना दूंगा अपनी अगली एल्बम के अंदर, और मोहनलाल बड़ौली ने उनको कहा कि आपको सरकारी नौकरी दिला दूंगा। सारी बात चलते हुए फिर वो कहती है कि वो होटल में चले जाते हैं, होटल में पहुंच गए, होटल में जबरन लाया गया, वो अपनी मर्जी से गए, ये कुछ नहीं आता। लेकिन वो शिकायतकर्ता जो लड़की है वो कहती है कि वो होटल में पहुंच गए, होटल में आ गए, मोहनलाल बड़ौली जी भी हैं। कहती हैं कि उनको जबरदस्ती शराब पिलाने की कोशिश की गई। उसके बाद में वो बताती हैं कि शराब पिलाने की कोशिश भी की गई, और इसके साथ साथ एक बात और बता दूं कि पीड़िता ने कहीं नहीं बताया कि वो उनको पहचानती हैं, खासकर मोहनलाल बड़ौली को। और जबकि एक इंसिडेंट इसके अंदर ये है जो मैं आपको जोड़ता चलूं, जो अमित बिंदल वाला मैं बता रहा था आपको, कि अमित बिंदल भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। अमित बिंदल भारतीय जनता पार्टी के उस समय 2023 में 7 जुलाई 2023 को लघु उद्योग के प्रकोष्ठ के भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के संयोजक भी हैं। और अगर सोनीपत जिले के दोनों नेता हैं तो बिल्कुल डेफिनेट है कि एक दूसरे को जानते होंगे, आना जाना जरूर होगा। अमित बिंदल ने जरूर बता दिया होगा, नहीं तो शिकायतकर्ता भी जानती होंगी, ये तो मोहनलाल बड़ौली हैं, विधायक हैं भाई, भाजपा के प्रदेश महामंत्री हैं। लेकिन यह कहा गया कि वो अननोन थी। खैर, आगे अगर बात आ जाती है तो फिर जो एफआईआर में दर्ज है कि शिकायतकर्ता लड़की कहती है कि उनको जबरन शराब पिलाई गई, छेड़छाड़ की गई। उसके बाद में जो शिकायतकर्ता की सहेली है जो साथ में गई हुई है उसको साइड बिठा दिया गया, और शिकायतकर्ता के साथ में रॉकी मित्तल और मोहनलाल बड़ौली पर आरोप यह है कि उन्होंने बारी बारी से दुष्कर्म किया। उसके बाद शिकायतकर्ता को वहां से भगा दिया। इस घटना के बाद में शिकायतकर्ता यह कहती है कि उसको पंचकुला बुलाया गया। हालांकि ये कहीं नहीं आ रहा कि उनको मोबाइल पे कॉल करके बुलाया गया, कैसे बुलाया गया कैसे नहीं, लेकिन पंचकुला बुला करके कह रही हैं कि उनको ये कहा गया कि आप हमारे खिलाफ कुछ ना करें, जबकि ऐसी कोई बात तो आई नहीं। एफआईआर दर्ज तो दिसंबर 2024 में हो रही है, और अगर 7 जुलाई के बाद में 2 महीने बाद अगस्त सितंबर 2023 में बुलाया गया तो उस समय शिकायत क्यों नहीं दी गई। अब बात आ जाती है कि इसके अंदर साजिश, षड्यंत्र, ये जो सब मैं आपसे कह रहा था। राजनीतिक सूत्र बता रहे हैं कि इसके अंदर जो अमित बिंदल जो किरदार हैं, चर्चाएं क्या कहती हैं कि वो टिकट चाह रहे थे। आपको बताता चलूं कि अमित बिंदल के कई कारोबार हैं। अमित बिंदल जननायक जनता पार्टी से जुड़े रहे हैं। पहले 2019 में जननायक जनता पार्टी के टिकट पर सोनीपत से उन्होंने विधानसभा का चुनाव लड़ा। 700-800 कुछ ऐसे कुछ वोट मिले उनको, अमित बिंदल साहब को। उसके बाद में वो एक जीएसटी फ्रॉड के मामले में भी बताया जाता है कि वो संलिप्त हुए, उन पर आरोप लगे और उनको अमित बिंदल तिहाड़ जेल भी रहे लगभग 2 महीने तक। अमित बिंदल के बारे में ये भी कहा जा रहा है कि वो विधानसभा का चुनाव भी लड़ना चाहते थे भारतीय जनता पार्टी से, लोकसभा का चुनाव भी लड़ना चाहते थे। मोहनलाल बड़ौली से ऑटोमेटिक बात है कि उनकी, क्योंकि सोनीपत जिले से नज़दीकी भी होगी,
मोहनलाल बड़ौली प्रदेश महामंत्री भी हैं। अमित बिंदल के जो फोटोज भी दिखाई दे पड़े हैं, बाद में बाबा बिंदल हो गए, वो सिर मुंडवा लिया, बताता हूं आपको वो बात भी। तो अमित बिंदल जरूर है कि वो मोहनलाल बड़ौली को जानते थे और उसी वजह से ही उनको प्रदेश में जो पद मिला होगा, जो उनकी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइनिंग हुई, वो ज्वाइनिंग उनकी हुई जीएसटी वाले केस में, जब वो तिहाड़ जेल से बाहर आए तब। लोकसभा चुनाव लड़ना चाहते थे, ये भी कहा गया है, और लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए उन्होंने अपने मोदी साहब के साथ में पोस्टर भी लगवाए थे अमित बिंदल ने। सभी लगवाते हैं जिनको चुनाव लड़ने की इच्छा होती है। अब की बार मोदी सरकार जो चुनाव लड़ना चाहते होंगे, टिकट तो एक को मिलता है, सैकड़ों लोग हुआ करते हैं जो टिकट की इच्छा रखते हैं, जो बनना चाहते हैं। अमित बिंदल के पीछे और कौन, अब बात किया जाती है कि अगर अमित बिंदल इसके अंदर एक किरदार हैं, क्योंकि किरदार तो वो हो गए, शिकायतकर्ता जो है वो खुद उसने कहा कि वो अमित के यहाँ नौकरी करती हैं, काम करती हैं, और अमित बिंदल के साथ ही वो घूमने गई हुई थी। तो वो एक किरदार तो वो घटनाक्रम में सारे में वो हो गए, एज ए गवाह के तौर पे कह सकते हैं, या आप कुछ भी समझ सकते हैं उसको। अगर आगे चलते हैं तो फिर बात आ जाती है, अब रॉकी मित्तल को मैं जोड़ता हूं आपके साथ। आपको एक बात और जोड़ दूं, मैंने आपको बताया था अभी कि जिस दिन का घटनाक्रम बताया गया जुलाई 2023, 7 जुलाई 2023 का, उस दिन मोहनलाल बड़ौली अकेले और उनके साथ रॉकी मित्तल, ये दो लोग नहीं थे, इनके साथ दो लोग और भी थे। वो दो लोग बच गए, उन दो लोगों पर आरोप नहीं लगा। ये दीगर बात है, हो सकता है कि वो उस समय ना दिखे हों या आसपास ना नजर आए हों। खैर, अब अगले घटनाक्रम पे अगर चलें तो फिर रॉकी मित्तल की बात अब लेंगे। रॉकी मित्तल की आज उनका मोबाइल फोन पे तो मेरी बात नहीं हो पाई, लेकिन उनके एक परिचित से संपर्क हुआ और उन्होंने रॉकी मित्तल से आज मेरी बात कराई, व्हाट्सएप कॉल पर मेरी बात हुई थी। बता रहे थे रॉकी मित्तल की उन पर प्रेशर था। रॉकी मित्तल से कहा जा रहा था, भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोग थे, रॉकी मित्तल कह रहे हैं कि ये बीजेपी नेताओं की अंदर की साजिश है जो कि सब चली, जो कह रहे थे कि उन पर यह प्रेशर था कि आप मोहनलाल बड़ौली के खिलाफ गवाह बन जाओ, आप बयान दो, भाई ऐसा कुछ हुआ था। मोहनलाल बड़ौली के मित्र बताए जा रहे हैं रॉकी मित्तल, और मित्रता किसी की किसी से भी होना कोई बड़ी बात नहीं है। पहले तो दोनों एक ही पार्टी में थे, अब चाहे अलग अलग पार्टी में भी हैं। मित्रता किसी के कहीं भी किसी से भी हो सकती है। रॉकी मित्तल कहते हैं कि उनके पास कई बार कॉल किया गया और यह कहा गया कि आप मोहनलाल बड़ौली के खिलाफ नहीं देंगे तो फिर जैसे गेहूं के साथ घुन पिसता है वैसे आपका भी नंबर आएगा। रॉकी मित्तल कह रहे हैं कि उन्होंने कई शिकायतें दी, पंचकुला थाने में उन्होंने रपट रोजनामचा भी दर्ज हुआ। रॉकी मित्तल कहते हैं कि उन पर प्रेशर था, लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने गलत नहीं किया। अब बात आ जाती है कि इसके पीछे कितना बड़ा षड्यंत्र या साजिश थी, कितनी बड़ी बात हो सकती है। राजनीतिक चर्चाएं कह रही हैं कि यह षड्यंत्र था, यह साजिश थी। हालांकि पुलिस इसकी वेरिफिकेशन करेगी, पुलिस जांच करेगी, और पुलिस जांच के बाद सब कुछ सामने आ जाएगा। और पुलिस की जांच पर सवाल यूं नहीं उठेंगे कि जिस राज्य में मामला दर्ज हुआ, हिमाचल प्रदेश, वहां पर सरकार कांग्रेस की है, सुक्खू साहब वहां के मुख्यमंत्री हैं, और हिमाचल प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के अगर नेता पर एफआईआर हो रही है तो फिर वहां पर पुलिस अपने पेज कहते हैं, जिसे कहते हैं पुलिस की भाषा में चूड़ी टाइट करने वाला, वो वाली इन्वेस्टिगेशन भी करेगी। लेकिन अब यही बात आ जाती है कि आखिर वो जो शिकायत करता है, अगर वो 7 जुलाई 2023 जबकि घटना बताई गई, अगर तब नहीं गई, तो फिर जब वो कह रही हैं कि एफआईआर में लिखा हुआ है भाई कथित रूप से पंचकुला में बुलाया गया और उनको टॉर्चर किया गया, धमकी दी गई, कुछ ऐसी बात भी आ रही है, तो फिर उस टाइम एफआईआर क्यों नहीं हुई? उस समय शिकायत क्यों नहीं दी गई? अगर शिकायत दी गई तो फिर एफआईआर दर्ज क्या पुलिस ने नहीं करी? और अगर पुलिस ने एफआईआर दर्ज नहीं की तो उनके पास शिकायत तो पुरानी जरूर होगी, जब दी होगी। हालांकि पुलिस कह रही है कि जैसे ही उनके पास शिकायत आई, हिमाचल प्रदेश की पुलिस कह रही है, वहां के पुलिस कप्तान, वहां की डीएसपी, महिला डीएसपी है, वो कह रहे हैं कि एफआईआर दर्ज की गई। एफआईआर दर्ज करने के बाद में जो होटल बताया गया है हिमाचल प्रदेश सरकार का, वहां की भी मौके की जांच की गई, क्योंकि घटना बहुत पुरानी थी। होटल के अंदर जो सीसीटीवी फुटेज है वो 45 दिन का हो सकता है। क्या कोई योजना थी कि जब सब कुछ वहां से उड़ जाएगा तब शिकायत देंगे? अगर
खासकर इस प्रकार के, और कोई भी अपराध हो, किसी भी अपराध के मामले में पुलिस को एविडेंस जुटाने होते हैं। अगर ये दुष्कर्म जैसी घटना की बात थी, शराब पिलाकर दुष्कर्म जैसी घटना की बात थी, या जबरन शराब पिलाने की बात थी, तो फिर पुलिस को अगर शिकायत समय पर हुई होती तो वहाँ से पुलिस शराब के जो भी वहाँ के एविडेंस होते, होटल के रूम के, वहाँ के सीसीटीवी फुटेज के, वहाँ की, ये सब कुछ अपने पास इकट्ठा करती। लेकिन क्योंकि शिकायत दी गई लगभग 1.5 साल से भी ज़्यादा समय बीतने के बाद, अब आगे अगर बात चलती है तो पुलिस ने उसके अंदर जो डीएसपी और एसपी बता रही हैं, एफआईआर जब दर्ज हुई तो उसके बाद में मोहनलाल बड़ौली और रॉकी मित्तल और शिकायतकर्ता, इन सभी को जो शामिल तफ्तीश कहा जाता है उसके लिए बुलाया पड़ताल के लिए। तो होटल के अंदर कोई ऐसा एविडेंस नहीं मिला जिससे कि ये बात क्लियर हो जाए कि भाई कुछ हुआ था क्या। होटल के कर्मचारी पहचानते नहीं, कौन पहचानेगा? अगर 1.5 साल पहले होटल के अंदर रूम में कोई आया होगा तो कैसे कोई पहचान सकता है उन्हें कि ये आए थे या नहीं आए थे? अगर घटना तभी की हो, ताजा हो, तो पहचान भी हो जाती है, या कोई व्यक्ति बार बार आना जाना हो तो पहचान हो जाती है। लेकिन इस सारे मामले को अगर देखें तो लगता ऐसा है कि इसके पीछे कई पेच हैं। ऐसा लगता है कि इस घटनाक्रम के पीछे, इस एफआईआर के पीछे कई अनेक प्रकार के छुपे दबे राज भी हो सकते हैं। इसके अंदर राजनीतिक साजिश, राजनीतिक षड्यंत्र भी हो सकता है। और मेरे राजनीतिक सूत्र बता रहे हैं कि इसके अंदर खासकर भारतीय जनता पार्टी के इंटरनल पॉलिटिक्स का कोई षड्यंत्र जरूर है। चाहे चुनाव के अंदर टिकटें मिलना, टिकटें ना मिलना, टिकटें कटना, ये भी बहुत बड़े कारण बना करते हैं। राजनीति के अंदर खासकर टिकटें कटना, टिकटें मिलना, टिकटें मिलकर कटना, ये सब कुछ भी कारण बना करता है। बहुत सारे लोग थे जो सोनीपत की विधानसभा की टिकट चाहते थे, लेकिन टिकट वहाँ पर निखिल मदान साहब को मिला था, टिकट बदल गया था। कुछ लोग नाराज होते हैं। बहुत लोग ऐसे भी थे जो 2024 के अंदर ही, जब लोकसभा का चुनाव हुआ था, तो लोकसभा की टिकट चाहते थे। एक सीडी भी लोगों को आपको जरूर ध्यान आती होगी, उस समय सोनीपत की वायरल हुई थी। वो टिकट तब भी कटा था किन्हीं लोगों का, कई लोग चाहते होंगे। ये बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिनसे चलता है कि कहीं कोई इस प्रकार का कॉन्सिप्रेंसी तो नहीं थी, कोई षड्यंत्र तो नहीं था। और जब कुछ चला करता है, और फिर सबसे महत्वपूर्ण एक बात दोस्तों और हुआ करती है, मोहनलाल बड़ौली के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने पहली बार जबरदस्त सफलता हासिल की। 48 विधायक बने। पीएम मोदी से लेकर के, गृह मंत्री अमित शाह से लेकर के, पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल से लेकर के और नायब सिंह सैनी, सबने पीठ थपथपाई नायब पंडित मोहनलाल बड़ौली की। खुद चुनाव लड़ा नहीं, इसको त्याग का कारण भी बात मानी, भाई त्याग किया, खुद चुनाव नहीं लड़ करके। और पहली बार जब से हरियाणा बना, भारतीय जनता पार्टी को पहली बार अपने बूते 48 विधायक मिले, 48 सीटें मिली, यानी कि मेजॉरिटी, स्पष्ट बहुमत और स्पष्ट बहुमत से ज्यादा, और पहली बार सबसे ज्यादा सीटें। मोहनलाल बड़ौली का रुतबा निश्चित तौर पर बढ़ा। क्या उस बढ़ते कद से भी लोगों को किसी को परेशानी हो सकती है? अगर जांच होगी और सही जांच होगी तो बहुत सारी बातें सामने आएंगी। अगर सही जांच होगी तो बहुत कुछ निकल करके आएगा, लेकिन जांच के बाद में पता चलेगा कि आखिर कारण क्या थे। हालांकि अभी तक के जो सूत्र बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि इसके अंदर मात्र सिर्फ गवाहों पर और बयानों पर टिका हुआ केस है। ये मात्र बयान और गवाह। और जो मैंने आपको बताया है कि कोइंसिडेंट हो सकता है, किसी के साथ भी हो सकता है कि उस दिन मोहनलाल बड़ौली थे कसौली के अंदर, शिकायतकर्ता थीं। कोइंसिडेंट हो सकता है इसके अंदर। मैं नहीं कह रहा हूं कि थे या नहीं थे, लेकिन जो मेरे सूत्रों ने बताया कि मोहनलाल बड़ौली थे और उनके साथ रॉकी मित्तल थे और 2 लोग और भी थे। अब आपको क्या लगता है कि क्या इस सब के पीछे कोई गहरी साजिश है, कोई षड्यंत्र है? आपको क्या लगता है कि क्या शिकायतकर्ता ने जो शिकायत दी है उसके पीछे कितनी सच्चाई है? क्या पुलिस की जांच के बाद सब कुछ सामने आ जाएगा या कहीं मामला दबेगा? आपको क्या लगता है कि क्या किसी के बढ़ते कद को रोकने के लिए भी ऐसे कदम हो सकते हैं? और या फिर राजनीतिक हमाम में छुपे हुए लोग किसी बड़ी घटना को अंजाम भी दे सकते हैं? नाम किसी को क्लीन चिट दे रहे हैं, नाम किसी को दोषी बता रहे हैं।
हम तो जरूर ये कह रहे हैं कि सारे घटनाक्रम के पीछे जिस प्रकार से ये एफआईआर दिख रही है, बड़ा सीधा सीधा केस नहीं है, इसके पीछे कई छुपे हुए राज हैं। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहे देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।